अब हम मूव करेंगे चैप्टर 8 और 9 की तरफ। जो रीज़न चैप्टर 8 और 9 को इकट्ठे बढ़ाने की है वो ये है कि हम चूँकि अब 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, जो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइसिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटजी के बारे में है। उसमें जो प्रोडक्ट रिलेटेड चैप्टर्स कॉटलर की इस किताब में है वो चैप्टर 8 और 9 है। अब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू और या यूजुअली व्हेन आई टीच प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग इन द क्लास आल्सो, मैं ये दोनों चैप्टर इसलिए मर्ज करता हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं, जिसकी वजह से वो तमाम कॉन्सेप्ट जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है और मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्सेज़ में आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी फ़िलहाल निकाल दिए हैं और ओनली फोकस मेरा उन कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा कि जो कॉन्सेप्ट इस टाइम आपको जिनकी ज़रूरत है और पता होना चाहिए। तो आइए ज़रा बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या देखेंगे और हम किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ ए प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट किस चीज़ को कह रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट। अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड। सबसे पहली चीज़ ऑफर्ड। याद है मैंने आपको मार्केट ऑफरिंग की बात की थी, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन ए मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज़। एक्विजिशन का मतलब होता है कि आप उसको ख़रीद सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। यूज़ यानी कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं, कंजम्पशन का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। दैट माइट सेटिस्फाई ए नीड और वांट ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर। अच्छा, यहाँ ये जो माइट का लफ्ज़ है बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी एक कंपनी को चीज़ या कोई चीज़ ऑफ़र करती है मार्केट के अंदर, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब प्रोडक्ट जो है वो गुड भी हो सकती है, यानी कि एक फ़िज़िकल चीज़ भी हो सकती है या वो सर्विस भी हो सकती है, जो फिज़िकली जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते। ये जो माइट सेटिस्फाई नीड और वांट है, इसका मतलब ये है कि वो नीड और वांट को ये भी है कि सेटिस्फाई करे और ये भी हो सकता है कि वो नीड और वांट को सेटिस्फाई ना करे। इस चीज़ का सिर्फ उस टाइम पता लगता है कंपनी को कि जब वो प्रोडक्ट एक कस्टमर ने एक्वायर कर ली, उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद उसका फ़ीडबैक दिया कि जी मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है या मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी। ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो मोबाइल फ़ोन के केस में आप सबसे पहले उसको ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल के बाद आप किसी फ़ोरम के ऊपर या यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं कि भाई ये लैपटॉप ना ख़रीदो या ये मोबाइल ना ख़रीदो क्योंकि उसमें ये इश्यूज़ हैं, या ये मोबाइल ख़रीदो क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं। इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है जो एक्सपीरियंस के नाम से है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है, अच्छा ये होती ये भी प्रोडक्ट ही है, लेकिन एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट व्हाट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस विल डू फॉर द कस्टमर। ये सिमिलर है कंजम्पशन के साथ, लेकिन एक्सपीरियंस का वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है मार्केटिंग के टाइम में, क्योंकि मार्केटिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। तो एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं आप एक कस्टमर के लिए जब वो एक प्रोडक्ट ख़रीदता है। यहाँ सिंपल एग्जांपल बनेगी कि जब भी आप एप्पल की कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो वो जो अनबॉक्सिंग है वो इट्सेल्फ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसी तरीके से बहुत सारे अनबॉक्सिंग चैनल्स भी मौजूद हैं कि जो प्रोडक्ट को बेसिकली अनबॉक्स करते हैं और वो एक्सपीरियंस दिखाते हैं कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, ताकि कस्टमर जाए और जाकर प्रोडक्ट को ख़रीदे। हमारे पास दो किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं। मैं अगर यहाँ आपसे सवाल पूछूं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? व्हाट एग्जैक्टली इज़ ए कंज्यूमर प्रोडक्ट, नाम क्या सजेस्ट करता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? अब यहाँ ये जो पिक्चर आपको दी गई है, ये इसके हाथ में इस टाइम ये एक मोबाइल फ़ोन है, तो ये क्या कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा? आपका आंसर इसके बारे में क्या है? लेट्स हैव अ लुक। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कि जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो जो मोबाइल फ़ोन पिछली स्लाइड में उस औरत ने पकड़ा हुआ था वो कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर आता है, जो एक इंडिविजुअल ख़रीदता है। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, शॉपिंग भी हो सकती हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। ये सारे कन्फ्यूजिंग नाम क्या हैं? लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्लाइड। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो होती हैं कि जो फ्रीक्वेंटली परचेज़ की जाती हैं बाय एक कस्टमर, उसके बारे में कस्टमर ज़्यादा सोचता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप एक सुपरमार्केट में गए, सुपरमार्केट में आपने लेट्स से कई लोग हैं जो हर हफ्ते जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप वहाँ जाके बगैर सोचे समझे हर हफ्ते ख़रीदते हैं? वो आपने लेनी ही लेनी है। ब्रेड इज़ वन एग्ज़ाम्पल, ब्रेड आप लेते ही लेते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्ज़ाम्पल है एग्स, यू ऑल्सो बाय एग्स, मे बी अ वॉशिंग पाउडर, मे बी सम अदर थिंग, मे बी चिप्स, मे बी बिस्किट्स, जो आप रेगुलर तौर पे ख़रीदते हैं। स्टूडेंट के लिए मे बी लेस चिप्स इज़ प्रॉबेबली कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ख़रीदते ज़्यादा हैं उसको, कि फ्रीक्वेंट परचेज़ करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए कन्वीनियंस प्रोडक्ट।
कन्वीनियंट नहीं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अच्छा, ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट ना इजीली अवेलेबल भी होती हैं, ये आपको ज़्यादा दुकानों में मिल भी जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लेज़ के चिप्स लेने हैं तो आपको ज़्यादातर दुकानों में वो मिल जाएंगे। फिर आती है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट जो है उसमें कस्टमर या कंज्यूमर अपना दिमाग यूज़ करता है, वो क्वालिटी देखता है प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की प्राइस देखता है, वो प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी देखता है कि जो मेरी नीड्स और वांट्स हैं क्या ये प्रोडक्ट उन चीज़ों को सूट भी करती है या नहीं करती। तो मेरी नीड और वांट को सेटिस्फाई या ये प्रोडक्ट करेगी या ये नहीं करेगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल देने से पहले मैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट भी आपको बताना चाहता हूँ। स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो हैं वो होती हैं वेल रिसर्च प्रोडक्ट्स मॉडिफाइड बाय बाइंग पावर। अब ये जो शॉपिंग और स्पेशलिटी प्रोडक्ट हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जो एक डिफरेंस मेन आता है वो बाइंग पावर का आता है। जब आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप उसकी प्राइस देखते हैं, आप उसकी सूटेबिलिटी देखते हैं बेस्ड ऑन जितने पैसे हैं आपके पास। आप फिर एक मोबाइल फ़ोन जो है वो ख़रीद लेते हैं। अब मोबाइल फ़ोन रिसर्च करने के बाद जब आप ख़रीदते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर बाइंग पावर, तो इट फॉल्स इनटू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एज वेल एज ए शॉपिंग प्रोडक्ट ऑल्सो, क्योंकि वहाँ भी आप प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी चीज़ों के साथ। अब हो सकता है कि प्राइस कंपैरिजन आपने किया और एक प्रोडक्ट आपकी परचेजिंग पावर से ज़्यादा की है लेकिन आपको पसंद है, लेकिन आप उसे ख़रीद नहीं सकते, तो फिर वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट बन जाएगी आपके लिए। लेकिन अगर आप उसे ख़रीद सकते हैं तो देन इट इज़ ए शॉपिंग प्रोडक्ट। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने जहन में रखना है कि शॉपिंग प्रोडक्ट में कस्टमर फिर भी एट सम वर्ड रिसर्च कम कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेशलिटी। स्पेशलिटी में तो बहुत ही रिसर्च होती है ना, वेल रिसर्च प्रोडक्ट होती है कि मैंने अगर ये चीज़ लेनी है तो किस तरीके से मैं ले रहा हूँ। फर्नीचर प्रॉबेबली कैन बी ए शॉपिंग प्रोडक्ट। मोबाइल फ़ोन प्रॉबेबली फॉल्स इन ए स्पेशलिटी प्रोडक्ट। फर्नीचर में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, आप 3-4 दुकानों पे गए, आपने देखा, आपको एक चीज़ अच्छी लगी, आपने पैसे पे किए, फर्नीचर ख़रीद लिया, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास पैसे कितने हैं। और स्पेशलिटी के अंदर तो आप प्रॉपर रिसर्च करके जाते हो और फिर चीज़ को ख़रीदते हैं। फिर एंड में आता है अनसॉर्ट प्रोडक्ट। ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट वो होती हैं कि जिसके बारे में ना कस्टमर को पता होता है कि मैंने ये लेनी है, और ना वो उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा केयर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चैरिटी, आप चैरिटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है। इंश्योरेंस एजेंट आपको अच्छा मिल गया, आप उससे कन्विंस हो गए, आपने वो चीज़ ख़रीद ली, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ़र करने के लिए कुछ डिसीजंस हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजंस क्या हैं ज़रा गौर से देखिए। सबसे पहले प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स वो फैक्टर्स या कंपोनेंट्स होते हैं कि जिनकी बेस पे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। क्वालिटी है, स्टाइल है, उसकी लेबल है, उसकी पैकेजिंग है। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स वो फीचर्स होते हैं उस प्रोडक्ट्स के, वो स्टाइल होता है कि जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा होता है, वो कंपोनेंट्स होते हैं। उसको प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं। फिर आते हैं ब्रांडिंग, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं। पैकेजिंग, वो प्रोडक्ट कैसे पैक किया गया है। लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग के ऊपर जो लेबल्स लगे हैं वो कैसे हैं। और फिर प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि वो प्रोडक्ट ख़रीद लिया है कस्टमर ने, उसके बाद सपोर्ट सर्विसेज जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी कहते हैं, वो कैसी हैं। ये तमाम चीज़ें एक प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने से पहले आपको एज ए मार्केटियर सोचनी होती हैं और इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। आइए ज़रा वन बाय वन चलते हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। एक प्रोडक्ट की क्वालिटी आप क्या रखना चाहते हैं, फीचर पे डिपेंड करते हैं, स्टाइल पे डिपेंड करते हैं और डिज़ाइन पे डिपेंड करते हैं। ये 4 चीज़ें जिसके ऊपर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर रोल प्ले करते हैं कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, ये तमाम आपको रिसर्च से पता लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। क्या बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, या आप मिडिल क्वालिटी भी बना सकते हैं, और मिडिल क्वालिटी बना के उसकी पैकेजिंग अगर आप अच्छी कर दें तो वो प्रोडक्ट फिर भी बिकेगी। तो ये मार्केटिंग रिसर्च आपको बताती है कि आपने क्या बैलेंस रखना है बिटवीन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज़ बिटवीन द फीचर्स। ये अगर आप कर दें कि आप प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग लगा दें उसमें, उस प्रोडक्ट के अंदर, या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर दें, लेकिन कस्टमर पे करने के लिए तैयार ही नहीं है, मार्केट तैयार नहीं है, तो क्या फिर आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी? इसके बारे में ज़रा सोचें, फिर मुझे आंसर दें। स्टाइल और डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन और स्टाइल क्या होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक मोबाइल फ़ोन आया है मोटो रेज़र के नाम से, दोबारा उन्होंने लॉन्च किया फोल्डेबल स्क्रीन। उसका स्टाइल और डिज़ाइन तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या क्वालिटी और फीचर्स भी अच्छे थे? सर्च करें गूगल के ऊपर और मुझे ज़रा बताएं कि जिन लोगों ने वो ख़रीदा बड़ा महंगा, उनके रिव्यूज़ क्या हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। मोटोरोला रेज़र नाम है, और जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
ये फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उसके अंदर इस तरह की शीट एक लगी होती है, जो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसको पढ़ते भी हैं। वो फीचर शीट होती है, क्या क्या स्पेक्स हैं, दैट आल्सो फॉल्स अंडर द फीचर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, वो भी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में शामिल होता है। फिर आता है ब्रांड। अब ब्रांड क्या चीज़ है? अ ब्रांड इज़ ए नेम, वो एक नाम है। इट इज़ ए सिंबल, इट इज़ ए साइन, और इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। ब्रांड एक ऐसी चीज़ है कि जो इन तीनों का कम्बिनेशन भी हो सकती है, बेसिकली टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपेटिटर। ताकि ये ब्रांड वो एक ऐसा इमेज भी हो सकता है, वो एक ऐसा सिंबल भी हो सकता है, ऐसा डिज़ाइन भी हो सकता है कि जब भी आप उसको देखें तो आपको याद आ जाए कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या बेचते हैं और इनकी प्रोडक्ट्स कैसी होती हैं। मैं अगर ये लोगो देखूंगा तो मेरे जहन में क्या चीज़ आएगी, या आप कहीं भी ले जाएं दुनिया में, वट एग्जैक्टली विल कम इन द माइंड ऑफ ए कस्टमर? बताएं ज़रा मुझे। ये मैकडोनल्ड्स का लोगो है। ये बच्चे बच्चे को पता है। अब अगर आप अपने घर में कोई छोटा बच्चा है, उससे भी उसको ये लोगो दिखाएंगे तो वो भी ही विल बी एबल टू टेल यू, शी विल बी एबल टू टेल यू कि ये किस चीज़ का लोगो है। इसी तरीके से ये भी एक लोगो है। ये किस चीज़ का लोगो है, इसको ज़रा अपने तौर पर रिसर्च करें और मुझे ये बताएं कि इनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। ये क्या बेचते हैं? नंबर वन, ये मशीनरी बेचते हैं, ये कपड़े बेचते हैं, ये जूते बेचते हैं, ये क्या बेचते हैं? और नंबर टू, इनकी कॉम्पिटेंसी या कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? क्या ऐसी चीज़ है कि जो ये डिफरेंशिएट करती है इनको बाकी ब्रांड्स के साथ? हर ब्रांड का एक अपना पर्सोना होता है, यानी अपने एक कस्टमर के दिमाग में अंदर अपना एक इमेज होता है कि जो कस्टमर ने क्रिएट किया होता है उस ब्रांड के बारे में। मेरे दिमाग में फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स का एक अपना इमेज है, केएफसी का एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमेज है, फिर बर्गर किंग का एक कम्प्लीटली डिफरेंट इमेज है। क्या मैं बर्गर किंग से खाना पसंद करूँगा? आई डोंट नो। क्या मैं मैकडोनल्ड्स से खाना पसंद करूँगा? मे बी येस। तो इस तरीके से हर ब्रांड के साथ कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ एसोसिएट कर देती हैं। यूनिवर्सिटी ब्रांड भी होते हैं और बहुत तरीके के, हर कंपनी का एक सर्टेन ब्रांड होता है और उसके साथ फिर एक सर्टेन पोजीशनिंग और इमेज भी एसोसिएट होता है। अब मुझे ये बताएं कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू बाय योर फेवरेट ड्रिंक विद एन अनमार्क्ड पैकेजिंग। आपने कोको कोला की ड्रिंक ख़रीदी है, लेकिन उस पर कोई वो डिफरेंट तरह की बोतल के अंदर है, और लेकिन उसके ऊपर उसकी पैकेजिंग भी डिफरेंट है, उसकी लेबलिंग भी नहीं हुई हुई, और आपको वो प्रोडक्ट दी जाती है और फिर आपसे कहा जाता है कि इसको टेस्ट करें और बताएं किस ब्रांड की है। कैन यू आइडेंटिफाई इट? गिव मी दैट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग इज़ एक्चुअली ये रैपर की जिसमें प्रोडक्ट को पैक करके बेचा जाता है। जस्ट लाइक दी वर्ड सजेस्ट, आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ कंपनीज़ हैं वो बहुत ही इनोवेटिव किस्म की पैकेजिंग करती हैं, मैं भी आगे आपको स्लाइड में एग्जांपल्स दिखाता हूँ। कुछ कंपनीज़ हैं वो पैकेजिंग पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, वो कहती है पैकेजिंग भी कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल डेल के लैपटॉप्स हैं, जब आप ख़रीदते हैं तो किस तरह की पैकेजिंग में आते हैं? ब्राउन कलर का बॉक्स है, उसमें वो लैपटॉप एक्सपेंसिव भी है तो उसमें वो पैक किया गया है और वो उसी तरीके से आपके घर पर डिलीवर हो गया। एप्पल का प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसमें बड़ा खूबसूरत किस्म का बॉक्स है, खूबसूरती से उसमें चीज़ें सेट की गई हैं, आपको खोलने का मज़ा आता है। तो पैकेजिंग मैटर्स अ लॉट। मेरे नज़दीक प्रोडक्ट की अगर एट्रीब्यूट्स में थोड़ी बहुत कमी विशी है, लेकिन प्रोडक्ट की अगर पैकेजिंग अच्छी है तो फिर भी कस्टमर उसको बाय करने के अंदर आएगा और उसको बाय करेगा। तो ब्रांड अच्छा होना चाहिए और उसके साथ पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अब ये इमेज देखें और मुझे बताएं कि ये गाजर सी लग रही है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये क्या बेच रहे हैं इधर? इनोवेटिव पैकेजिंग है। इसी तरीके से अगर आप ये एग्जांपल देखें तो ये हैं तो जूते, लेकिन इन जूतों को एक टाइट एयर टाइट पैक के अंदर पैक किया गया है, बॉक्स में नहीं पैक किया, एयर टाइट पैक उसके अंदर एक रैपर के अंदर पैक किया गया है। इनोवेटिव पैकेजिंग है और उसके साथ फिर इसको बेचा गया जाएगा। इनोवेटिव लग रहा है, बड़ा हुआ अच्छा लगेगा और एक प्रीमियम लुक भी दे रहा है इस पर्टिकुलर जूते को। ये एक टॉफ़ी की पैकेजिंग है। जब इसको नहीं खोला गया तो ये इस तरह की एक बंदे की शक्ल है, फिर जब आप इसको खोलते हैं तो इस तरीके से इट विल लुक लाइक। ये कोको कोला ने अपनी ट्रायल पैकेजिंग शुरू की थी, फिर उसके बाद इसको रोक दिया। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि आप दो कैंस, एक कैन के दो कैंस बनाएं, ये उस एक के ऊपर दूसरा जो है वो स्क्रू की तरह टाइट हो जाता है, और इसको बेचें। उसकी वजह ये थी कि मार्केटिंग रिसर्च ने उनको ये बताया है कि लोग जब कैन ख़रीदते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देम दे डू नॉट ड्रिंक अ होल कैन। वो आधा ड्रिंक करते हैं और उसके बाद उस कैन को रख देते हैं, या वो पड़ा रहता है और उसके बाद उसको एज इट इज़ उठा के फेंक देते हैं। अब कोई भी रीज़न उसके पीछे हो सकती है। ये जो यंग लोग हैं वो शायद उसको अभी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे यू क्रॉस 25 ईयर्स ऑफ योर एज यू विल सी कि जो शुगर प्रोसेसिंग इन योर बॉडी है वो कंपेरेटिवली कम हो जाती है।
तो उसकी वजह से आप आधी बोतल या आधा कैन पीते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो उस जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को बचाने के लिए जो आपने छोड़ा, उन्होंने डबल पैकेजिंग को लॉन्च किया एक ही कैन के अंदर। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुई, लेकिन मेरे नज़दीक बड़ी इनोवेटिव पैकेजिंग थी जो कोक ने लॉन्च की। ये एक मिल्क की पैकेजिंग है। ये अगर आप देखें तो ये बॉक्स है और बॉक्स के को मिल्क की शेप दी गई है और इस तरीके से ओपन हो रहा है। बहुत इनोवेटिव पैकेजिंग है, लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इंजीनियर्स ने बैठ के इस पैकेज को बनाया होगा कि कैसे इस पैक में जो दूध है वो स्टोर किया जाएगा और कैसे ये पैक खड़ा किया जाएगा सुपरमार्केट के अंदर। ये पर्टिकुलर जो है वो पैकेजिंग जो है वो नेल पॉलिश की है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आप देखें कि अक्सर इशू ये होता है कि नेल पॉलिश को होल्ड करने का इशू होता है। जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ अगर सुन रही हैं तो उन्होंने होल्डर नुमा एक नेल पॉलिश का कंटेनर दिया है कि वो आपकी उंगलियों के दरमियान होल्ड भी बड़े आसानी से हो जाता है एंड यू कैन अप्लाई दैट व्हाइल होल्डिंग द नेल पॉलिश। इसको देखिए और इसको मुझे बताएं कि ये किस चीज़ की पैकेजिंग है और इसमें ये जो कंपनी है ग्लोजी ये क्या बेच रही है। डोरिटोज़ की पैकेजिंग अगेन इनोवेटिव। जब आप एक पैकेट ख़रीदते हैं, डोरिटोज़ ये नाचोस चिप्स जिसको हम कॉर्न चिप्स भी कहते हैं, डोरिटोज़ आई थिंक एवरीवन नोज़ इट। इनकी पैकेजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये खुल जाता है, उसके बाद दोबारा बंद हो जाता है। एट टाइम्स यू डोंट रीड द होल पैकेट, तो यू कैन री यूज़ दिस पर्टिकुलर पैकेट। कोका कोला की अगेन ये ज़्यादा सिनेमा में बेची जाती है ये वाली पैकेजिंग। ट्रांसपेरेंट कोक की बोतल है। जब आप उसके अंदर डालते हैं कोक, तो जैसे जैसे आप उसको पीते हैं तो वो उसके साथ साथ ख़त्म होती जाती है। अब अगर आपने नोट किया हो तो ये इन कंपनीज़ ने, हालांकि इन कंपनीज़ की प्रोडक्ट बड़े आराम से बिक रही होती हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं है नई इनोवेटिव पैकेजिंग को इंट्रोड्यूस करने की। लेकिन एक प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से सुपीरियर और डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्होंने थोड़े अरसे के बाद अपनी पैकेजिंग को फ़र्क किया, कस्टमर्स को बेचा और उसकी वजह से कस्टमर ने इनको दोबारा रिमाइंड करके इनकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदा। फिर आता है लेबलिंग। लेबलिंग इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। एक चीज़ जब आप ख़रीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात कर लेते हैं, तो ये जो खाली गिलास है ये एक्चुअली पैकेजिंग है, ये रैपर है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट को डालकर या रैप करके बेचा जा रहा है। उसके ऊपर ये जो चीज़ है ये लेबल है जो आइडेंटिफाई करता है कि ये किस कंपनी की प्रोडक्ट है। अगर इस पर्टिकुलर लेबल को मैं चेंज कर दूं और पेप्सी का यहाँ लेबल लगा दूं तो वो पेप्सी का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो लेबल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद पैकेजिंग। आप अब यहाँ भी पढ़ लें, टैग्स दैट आइडेंटिफाई ए प्रोडक्ट और लीव एन इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर कि ये इस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है। फेयर एंड लवली का एक अपना इमेज है आपके दिमाग में, क्या इमेज है ज़रा मुझे बताएं, और कौन यूज़ करता है यूजली फेयर एंड लवली, किस मकसद के लिए यूज़ होती है। रेड बुल का क्या इमेज है, जब भी आपको रेड बुल का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है आपके जहन में, सोचें ज़रा इसके बारे में। और लास्ट के अंदर है माउंटेन ड्यू। तो माउंटेन ड्यू के बारे में जब बात होती है तो अक्सर आपके जहन में लोग बाइसाइकिलिंग करते हुए नज़र आते हैं, पहाड़ों से जंप करते हुए नज़र आते हैं। इट्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर लेबल। एंड के अंदर आता है हमारे पास डिसीजंस में प्रोडक्ट, सर्विस एंड सपोर्ट। ये आप पढ़ लीजिएगा स्लाइड्स के ऊपर। सिंपल है, कस्टमर सपोर्ट किस तरीके की आपने प्रोवाइड करनी है जब एक कस्टमर आपसे चीज़ ख़रीद लेगा। क्या आपने उस कस्टमर का अपना लॉयल कस्टमर बनाना है और उसको ऐसी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है आफ्टर दे बॉट द प्रोडक्ट कि वो दोबारा वापस आपसे प्रोडक्ट खरीदे, या आपने प्रोडक्ट बेच देना है और उसके बाद अपनी लाइंस को बिजी कर देना जो कस्टमर केयर की लाइंस है, ताकि कोई आपको कॉन्टैक्ट ही ना कर सके। अब कई कंपनीज आपके जहन में आएंगी, कमेंट्स में ज़रा लिखेंगे कौन सी ऐसी कंपनीज आपके जहन में आती हैं कि जिनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही पैथेटिक है। आपने प्रोडक्ट उनकी ख़रीद ली बट यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट दैम इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस हर उस चीज़ को कहते हैं, ये भी प्रोडक्ट का एक हिस्सा है, क्योंकि प्रोडक्ट दो तरह की होती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक गुड्स होती हैं फिज़िकल, एक सर्विस होती है जो फिज़िकल नहीं होती। तो सर्विस जो है उसकी नेचर करैक्टरिस्टिक्स क्या है, चार चीज़ें जो आपने हमेशा जहन में रखनी है, जो मिल के अगर ये चारों चीज़ें होंगी तो वो सर्विस बनेगी, अदरवाइज़ इट विल बी अ प्रोडक्ट। सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी। सर्विस हमेशा इंटेंजिबल होगी, मतलब आप ना उसको देख सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना उसको फील कर सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं, ना उसको स्मेल कर सकते हैं। यानी कि उसको आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। लेकिन वो सर्विस एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एयरलाइन की टिकट होती है,
वो तो एक फ़िज़िकल चीज़ है, उसको आप देख भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन में भी है तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो वो एयरलाइन के अंदर एयर होस्टेस आपको जिस तरीके से बात कर रही है, वो उस सर्विस के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको आप ना टच कर सकते हैं, एयर होस्टेस की बात नहीं कर रहा, उसकी सर्विस की बात कर रहा हूँ, और ना ही आप उसको मेजर कर सकते हैं। हैंस इट विल बी इंटेंजिबल एंड इट विल बी क्लासिफाइड एज सर्विस। इनसेपरेबिलिटी, सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। मतलब दो तरह की एयर होस्टेस खड़ी हैं एयरलाइन के अंदर जब आप एंटर हो रहे हैं एक एयरप्लेन में। दोनों सर्विस दे रही हैं आपको, लेकिन एक जो है वो डिफरेंट तरीके की सर्विस दे रही है, दूसरी डिफरेंट तरीके की सर्विस दे रही है। क्यों? क्योंकि सर्विस जो है वो उस पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करती है जो आपको सर्विस दे रहा है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ भी डायरेक्टली अटैच होता है। एक के सर्विस को आप प्रोवाइडर से एसोसिएट नहीं कर सकते, मतलब आप उससे ले नहीं सकते। आप जो एयर होस्टेस है उससे जिस तरीके की आपको सर्विस दे रही है उससे वो आप सर्विस उठाकर अपनी जेब में नहीं डाल सकते। प्रोडक्ट तो आप ले सकते हैं ना, उस फॉर एग्जांपल उसके हाथ में कोई न्यूज़पेपर है, फिजिकल चीज़ है, वो आप उसे ले सकते हैं। लेकिन जो आपको वो जिस तरीके से बात कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो आप उसे ले नहीं सकते। और सेकंड चीज़ उसकी वेरिएबिलिटी। दोनों एयर होस्टेस किस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो डिफरेंट होगी। वो एक चीज़ पे डिफरेंट होगी कि कब वो दी जा रही है, कहाँ दी जा रही है और कैसे दी जा रही है। वो एयर होस्टेस आपको जहाज़ के अंदर तो प्रॉबेबली अच्छी सर्विस दे, जहाज़ के बाहर वो अच्छी सर्विस नहीं देगी। इसी तरीके से शायद प्रॉबेबली मॉर्निंग फ़्लाइट्स में आपको अच्छी सर्विस मिले क्योंकि दिन का टाइम है। इवनिंग फ़्लाइट्स में उन बेचारों को शायद खुद नींद आ रही होती है तो मे भी अच्छी सर्विस ना मिले। और किस तरीके से वो सर्विस दी जा रही है वो भी डिपेंड करता है। वो एक न्यू एयरलाइन है या न्यू एयर प्लेन के अंदर दी जा रही है, या पुराना एयरलाइन है और पुरानी जहाज़ है जिसके अंदर आप एंटर हो रहे हैं और उसके अंदर बेचारे वो खड़े हुए हैं और वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो वो वेरिएबिलिटी के अंदर आता है, वो वेरिएबल सर्विस होती है। और पेरिशेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर लेटर सेल और यूज़। ये जूस का डब्बा नहीं है कि जिसको आप लेकर एक फ्रीज़र में रख लें और फिर बाद में रात को आप उसको पी लें। सर्विस देर एंड देन यूज़ होती है, कंज्यूम होती है और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है। आपको सिर्फ मेमोरी है जो सर्विस की आपके पास रह जाएगी, बाकी तमाम चीज़ें सर्विस की ख़त्म हो जाती हैं। ये स्लाइड बड़ी इजीली इन्हीं तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। इंटेंजिबल, यू कैन नॉट टच। सेपरेटेबल या इनसेपरेबल, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। वेरिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन हु प्रोवाइड्स इट। और पेरिशेबिलिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो सर्विस कंपनियों के लिए क्या होंगी फिर, ज़रा बताएं मुझे। कि प्रोडक्ट की तो चलो हम बात कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स को देख लें, ब्रांडिंग को देख लें, लेबलिंग है, पैकेजिंग है, तो सर्विस की कंपनियां बेचारी क्या करें। सबसे पहले कंपेरेटिव एडवांटेज आपने लेना है, मतलब आपने अपने आप को डिफरेंट करना है अपने कंपेरेटर से। पीआईए क्या ऑफ़र कर रहा है एयर ब्लू के मुकाबले में, कैसे अपनी सर्विस को डिलीवर कर रहा है, और इमेज पीआईए का क्या है आपके जहन में। कंपेयर करें इसको उन एयरलाइन के साथ जो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एमिरेट्स एयरलाइन, एमिरेट्स प्राइसेस में हो सकता है ज़्यादा हो, डिलीवरी में प्रॉबेबली बेटर देन पीआईए, और इमेज आपके जहन में किसका अच्छा है, पीआईए का अच्छा है, एयर इंडिया का अच्छा है, श्रीलंकन एयरवेज़ का अच्छा है, या एमिरेट्स का अच्छा है, कतर एयरवेज़ का अच्छा है, सिंगापुर एयरलाइन का अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को कंपेटिटर से डिफरेंट करें इन तीन चीज़ों की बेस के ऊपर, ऑफ़र, डिलीवरी और इमेज। सेकेंडली, आप अपनी सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि आप ऑटोमेटिकली अपने कंपेटिटर से बेहतर हो जाए। जैसा यहाँ भी देखें आप, एयरलाइन की पिक्चर ही दी गई है। जेट ब्लू अमेरिका की बहुत बड़ी एयरलाइन है, तो जेट ब्लू की सर्विस एक दूसरी एयरलाइन से किस तरीके से बेहतर होगी। अगर सर्विस क्वालिटी वो अच्छी प्रोवाइड करते हैं अपने कंपेटिटर से, तो जो कस्टमर है वो पसंद करेगा उस पर्टिकुलर एयरलाइन में ट्रैवल करने की। अगर सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर विल नॉट प्रेफर इन ट्रैवलिंग इन दैट पर्टिकुलर एयरलाइन। तो ये बड़ा ज़रूरी, एयरलाइन इंडस्ट्री में या होटल इंडस्ट्री के अंदर सर्विस का बहुत बड़ा रोल होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। तो इसके बारे में आपने बड़े कोर्सेज देखने हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए इन चीज़ों की बेस पर आपने स्ट्रेटजी बनानी है। दो तरीके हैं एक प्रोडक्ट को एक्वायर करने के या ऑब्टेन करने के। अच्छा, इससे पहले आपने ऊपर ही वाली हेडिंग पढ़ें, इसमें लिखा है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। पिछली जो चीज़ें हमने बात की वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन हर कंपनी में नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च की और उसके बाद सारी ज़िंदगी उसी प्रोडक्ट को आप बेचती रहेगी वो कंपनी। आप उसमें इनोवेशन लेके आते हैं और नई प्रोडक्ट्स वक्त के साथ साथ आप लॉन्च करते रहते हैं।
आईपॉड था, फिर आईपैड आया, फिर आईपैड में वेरिएशंस आए, कई डिफरेंट मोबाइल फ़ोन सैमसंग ने लॉन्च किए, कई डिफरेंट हेयर कलर्स जो हैं वो कई कंपनीज़ जो फैशन की कंपनीज़ उन्होंने लॉन्च किए। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें डिफरेंट होती रहती हैं। अब दो तरीके होते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, एक होता है एक्विजिशन, एक होता है एनपीडी जिसको हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपने एक बनी बनाई प्रोडक्ट को एक्वायर कर लिया किसी और से। फेसबुक ने इंस्टाग्राम के साथ क्या किया था? मुझे बताएं ज़रा, इस चीज़ का जवाब चाहिए मुझे आपके साथ, आपको पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए एक नई प्रोडक्ट थी, लेकिन क्या किया फेसबुक ने इंस्टाग्राम को बजाय इसके कि उसको दोबारा बनाए, उन्होंने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया। यानी किसी और से, जो किसी कोई और प्रोड्यूसर था, उसे वो प्रोडक्ट ख़रीद ली। अब आता है एनपीडी। उन्होंने अगर इंस्टाग्राम को करना है तो दूसरा उनके पास डिसीजन ये भी कर सकते हैं वो कि यार हमने उसको एक्वायर नहीं करना, लेट्स लुक एट दैट प्रोडक्ट और उस तरह की एक नई प्रोडक्ट अपनी कंपनी के अंदर बनाएं और उसको नया नाम दे के बेचें। वो भी किया जा सकता है। लेकिन प्रॉबेबली फेसबुक ने देखा होगा कि अगर हम स्क्रैच से एक प्रोडक्ट बनाने जाएं तो वो एक्सपेंसिव भी बनेगी और उसका इतना इम्पैक्ट मार्केट भी नहीं होगा कि उनका ब्रांड नेम नहीं बना हुआ। अगर हम एक्विजिशन में जाएं इंस्टाग्राम की तो हमारे लिए आसानी भी होगी एक्वायर करने के अंदर, ऑफ कोर्स नंबर 1, और नंबर 2 ब्रांड नेम ऑलरेडी बना है तो हमें उसका फ़ायदा भी होगा। आजकल ट्रेंड के अंदर टिकटॉक है, क्या फेसबुक टिकटॉक ख़रीदेगा नहीं ख़रीदेगा, वी डोंट नो। व्हाट्सएप ट्रेंड में था, फेसबुक ने व्हाट्सएप ख़रीद लिया। तो कम्युनिकेशन के अंदर फेसबुक इज़ नाउ एट द टॉप और वो सारी कम्युनिकेशन की कंपनीज ख़रीद रहे हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई प्रोडक्ट्स आपने देखी होंगी कि जो फेल हो जाती हैं जब उनको लॉन्च किया जाता है। अब ऐसे तो नहीं है कि मार्केट रिसर्च नहीं की जाती या बड़ी बड़ी कंपनीज़ को पता नहीं होता, तो फिर अगर उनके पास पैसे भी मौजूद हैं, मार्केटिंग रिसर्च भी की हुई है, एक्सपीरियंस भी मौजूद है, तो क्या ऐसी वजह है कि प्रोडक्ट्स फिर फेल हो जाती हैं? गूगल ग्लास बुरे तरीके से फेल हुआ। अब गूगल छोटी कंपनी तो नहीं है। लेनोवा के कई ऐसे जो लैपटॉप्स हैं वो फेल हुए हैं। HP के लैपटॉप्स फेल हो जाते हैं, डेल के हो जाते हैं, एप्पल के लैपटॉप्स फेल हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स फेल हो जाती हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले ओवर एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज़। मेरी तरह का कोई मार्केटियर है, उसको टास्क मिला कि मार्केट साइज़ को जाके सर्च करो और देखो कि हमें बताओ कि मार्केट साइज़ कितना बड़ा है। याद है टारगेट मार्केट के अंदर हमने पढ़ा था सूटेबिलिटी, और ये देखने हैं कि क्या अट्रैक्शन है इस मार्केट के अंदर, उसकी साइज़ इतना बड़ा है कि हमें इसको टारगेट करना चाहिए। यही है कि आपने मार्केट साइज़ को गलत एस्टिमेट कर लिया और ये देख लिया कि ओहो ये तो मार्केट बहुत बड़ी है, हमें प्रोडक्ट बनाकर इसको बेचना चाहिए। हैंस गलत टारगेट मार्केटिंग, गलत मार्केट को टारगेट किया गया और प्रोडक्ट उस मार्केट को बेची, एंड के अंदर प्रोडक्ट फेल हो गई। पुअर डिज़ाइन, मार्केट को वो डिज़ाइन पसंद ही नहीं आया। मोटरोला रेज़र की एग्जांपल मैंने आपको कही थी कि आपने वो वीडियो देखी है रेज़र की, मुझे बताएं उसका डिज़ाइन अच्छा है या बुरा है। इनिशियली बहुत अच्छा डिज़ाइन है, लोगों ने उसको खरीदना पसंद किया। जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो प्रोडक्ट फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि डिज़ाइन के जो कंपोनेंट्स थे वो ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट इवेंचुअली फेल हो गया। इनकरेक्ट पोजीशनिंग, जो उस प्रोडक्ट की इमेज बननी चाहिए थी कस्टमर के माइंड के अंदर, वो इमेज नहीं बन सकी। पोजीशनिंग का मतलब ये होता है ना कि इमेज उस प्रोडक्ट की उस कस्टमर के जहन में क्या है, तो जो इमेजिंग बननी चाहिए थी वो नहीं बन सकी। मैकबुक एयर एक प्रोडक्ट है जिसको एप्पल बेचता है, लैपटॉप है। मैकबुक एयर डिफरेंट है मैकबुक प्रो से। मैकबुक एयर की अपनी एक पोजीशनिंग है, ये उन लोगों के लिए होता है जिनको स्टैंडर्ड ऑफिस का काम करना है, वर्ड यूज़ करना है, पावर पॉइंट यूज़ करना है, इंटरनेट ब्राउज़ करना है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क यूज़ नहीं करना। मैकबुक प्रो यूज़ करते हैं ज़्यादातर जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी है, एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, जिनको हैवी मशीनरी चाहिए, गेम्स खेलनी है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को गलत पोजीशनिंग के साथ गलत मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो वो इवेंचुअली फेल करेगी। रॉन्ग टाइमिंग ही गलत है। कोरोना चल रहा है, आपने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, नो वन इज़ गोइंग टू नोटिस दैट, हैंस योर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू फेल। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब उसको लॉन्च करना है। प्राइस टू हाई, आपने कहा जी हमारी प्रोडक्ट तो इतनी ज़बरदस्त, इसकी प्राइस बहुत हाई कर दो, लालच करें। मोटरोला ने किया अपने रेज़र के साथ, क्या हाल हुआ, $2000 के करीब उन्होंने अपना फ़ोन लॉन्च किया। व्हाट हैपेंड? सैमसंग ने 2 हफ्ते के बाद उससे बेहतर फ़ोन लॉन्च कर दिया कम प्राइस के ऊपर। तो सैमसंग का फ़ोन ज़्यादा बिका या मोटरोला का फ़ोन ज़्यादा बिका? सर्च करें इसको। इनफेक्टिव प्रमोशन पे पैसा तो लगाया लेकिन प्रमोशन अच्छी नहीं थी। बिल बोर्ड्स लगा दिए जबकि बिल बोर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं थी। पैसे भी ज़ाया हुए और उस प्रोडक्ट को लोगों ने ख़रीदा भी नहीं, हैंस दैट प्रोडक्ट फेल्ड। मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को जब आपने लॉन्च किया तो जो सीईओज़ हैं, जो हायर मैनेजमेंट, उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने कहा कि यार मुझे चूँकि इस पर्टिकुलर चीज़ में ये पसंद है और उसके ये कलर्स होने चाहिए, हालांकि रिसर्च कह रही कि उसका वाइट कलर होना चाहिए, लेकिन मुझे चूँकि ब्लैक पसंद है तो उसको ब्लैक में लॉन्च करो। तो जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी तो कस्टमर को तो वो पसंद नहीं आएगा। क्यों? तो उन्होंने तो कहा था कि जी हमें तो डिफरेंट कलर चाहिए, जो आप हमें लॉन्च करके दे रहे हैं वो तो डिफरेंट कलर है। तो मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस कम होगा तो प्रोडक्ट सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट आपने बना ली, डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है मोटोरोला रेजर के साथ यही हुआ कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाई, उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी, जिसकी वजह से उनको प्राइस बहुत हाई रखनी पड़ी और इवेंचुअली प्रोडक्ट उनकी फेल हो गई। कंपटीशन आपको पढ़ना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि ये कंपटीशन जो हमारा डायरेक्ट है वो क्या चीज़ बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, किन लोगों को बेच रहा है, और उनके साथ अगर हम compete करने जा रहे हैं तो हमें भी उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और उनकी गलतियों से लर्न करना चाहिए और उनको रिपीट नहीं करना चाहिए। ये कुछ स्टेजेस हैं एक प्रोडक्ट को डेवलप करने की, काफ़ी सिंपल हैं। सबसे पहले आप आइडिया को जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन मार्केटिंग रिसर्च, फिर आइडिया स्क्रीन किया जाता है। आइडिया स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि उसको आप डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू गुजारते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये आइडिया अच्छा भी है या बुरा है। फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होती है, आप एक चीज़ बनाते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उस प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट उसकी कैसे होगी। फिर बिज़नेस एनालिसिस किया जाता है, बिज़नेस को देखा जाता है कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से बिज़नेस को क्या फ़ायदा होगा। फिर प्रोडक्ट डेवलप की जाती है, फिर टेस्ट मार्केटिंग की जाती है। जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है फिर टेस्ट मार्केटिंग करते हैं एक सर्टेन ग्रुप के ऊपर कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस प्रोडक्ट सबसे पहले क्या वो प्रोडक्ट का मैसेज कन्वे कर पा रही है या नहीं कन्वे कर पा रही, और उसको मार्केट किस तरीके से लेके चलेगी या किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। और लास्ट के अंदर जब प्रोडक्ट के सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाती है फिर उसको आप कमर्शलाइज कर देते हैं, मतलब उसको मास मार्केट के अंदर बेचते हैं। पीएलसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टेज के ऊपर बड़ा ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप अगले कोर्स में इसको हाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? ग्राफ के एक एंड पे सेल्स और प्रॉफिट्स होते हैं आपकी कंपनी के, लॉसेज इन्वेस्टमेंट होती हैं, ज़्यादा से बात है। और दूसरी स्टेज के ऊपर या नीचे जो है वो आपकी स्टेजेस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जब प्रोडक्ट डेवलप होती है तो सेल्स एंड प्रॉफिट तो आपके ज़ीरो हैं, लॉसेज आपके हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पैसे लग रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद आता है इंट्रोडक्शन स्टेज, जब आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया उस प्रोडक्ट को। आप नोट करें ज़रा ग्राफ में, इसके अंदर आपका ग्राफ नीचे भी जा रहा है, लॉस भी हो रहा है आपको, लेकिन ऊपर सेल्स के साथ प्रॉफिट भी आपको गेन होना शुरू हो गया है। ये क्यों हो रहा है ऐसे? सोचें। उसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कॉस्ट आपकी यहाँ लग रही होती है। तो आप पैसे भी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आहिस्ता 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 लोगों को पता भी लग रहा है और आपके पैसे वापस बनना भी शुरू हो रहे हैं। फिर जब प्रोडक्ट लोगों को पता लग गई तो आपके लॉसेस कम हो गए। ग्रोथ में, मेचोरिटी में, डिक्लाइन में देखें कोई लॉसेस नहीं हो रहे आपके, क्योंकि आप मार्केटिंग के ऊपर पैसे नहीं खर्च कर रहे। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गए ग्रोथ स्टेज में। यहाँ ग्रो कर रहा है आपका प्रोडक्ट जो है। फिर मेचोरिटी आ गई, मतलब उसने ग्रो कर लिया, और आप ये देखें कि आपके जो प्रॉफिट्स और सेल्स हैं वो यहाँ आके स्टैटिक हो गए इस जगह के ऊपर, और फिर इवेंचुअली वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं, और वो फॉल होते होते डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। अब जो इनोवेटिव अच्छी कंपनीज़ हैं वो जब कंपनी की एक प्रोडक्ट इस स्टेज पे पहुंचती है तो वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, और यहाँ से फिर एक और पीएलसी शुरू हो जाती है इसी तरीके की। ठीक है, जो अच्छी कंपनीज नहीं होती या इनोवेटिव कंपनी नहीं होती वो उस प्रोडक्ट को बेचती रहती हैं, और फिर इवेंचुअली वो प्रोडक्ट हिट करती है टाइम के साथ, और लॉसेस भी होते हैं और उस कंपनी का प्रॉफिट भी इफ़ेक्ट होता है। नोकिया हमारे सामने एग्जांपल है, उन्होंने इनोवेशन नहीं टाइम के ऊपर की, इवेंचुअली क्या हुआ सोचिए। इस पीएलसी को जहन में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा, कोई भी एग्ज़ाम दे लें आप। अब फैट्स जो है ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फैट्स जो है वो टेम्परेरी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिसकी सेल्स फॉर अ टेम्परेरी रीज़न फॉर अ शॉर्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा इमीडिएटली बहुत हाई हो जाती है ना, हाई सेल्स ड्रिवन बाय कंज्यूमर एंथुजिज्म। कोई ऐसी प्रोडक्ट किसी कंपनी ने लॉन्च की कि वो एकदम बड़ी अच्छी लगी, लोग गए, लोगों ने जाकर उसको फटाफट खरीद लिया। तो आपके सामने अगर आप देखें
तो वो प्रोडक्ट चूँकि लोगों ने इमीडिएटली ख़रीद ली, बहुत ज़्यादा तादाद में ख़रीद ली, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट इन द फ्यूचर भी आपकी बिकेगी और ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा ख़रीदा है। तो वक्त के साथ साथ उसका डिक्लाइन आएगा, क्योंकि वो एक टेम्परेरी सेल के अंदर जो है वो राइज था। मास्क की एग्जांपल देता हूँ कि कोरोना के इस टाइम के अंदर पूरी दुनिया में मास्क शॉर्ट हो गए। उसकी वजह ये है कि सेल्स बहुत ज़्यादा हुए मास्क। एंथुसियाज्म की बेस पे तो नहीं थे, वो नीड की बेस पे थे, लेकिन बहुत सारी सेल हुई उन मास्क की और मार्केट से वो मास्क शॉर्ट हो गए। लेकिन क्या अभी भी वही सिचुएशन है? सोचें ज़रा इस बारे में। ये कुछ डिफरेंट पीएलसी दी गई हैं प्रोडक्ट्स की। स्टाइल का प्रोडक्ट होगा तो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे जाता रहेगा। फैशन का होगा तो वो ज़्यादातर एक स्टेज तक ऊपर जाता है, फिर उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। नया फैशन यहाँ से शुरू करना पड़ता है फैशन कंपनीज़ को। और फैट, जिससे मैंने आपको बताया था कि मास्क है, तो वो एकदम ऊपर गया फिर एकदम नीचे आ गया। वो जाता भी बड़ी तेज़ी से ऊपर और नीचे आता भी बड़ी तेज़ी से है।